स्टार्ट करा था फाइनल अकाउंट। और अगर मैं आपको बोलूं, फाइनल अकाउंट से हमने देखा था कि एक तो मुझे दिया होता है ट्रायल बैलेंस, और एक दी होती है, जो ट्रायल बैलेंस होता है वो कितनी बार जाता है। बस ये हमेशा ध्यान रखना है, ये रूल कभी नहीं बदलने वाला, कितना ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए। और जो एडजस्टमेंट में होता है वो, और भाई साहब मैंने आपके साथ एक एडजस्टमेंट करी थी आउटस्टैंडिंग वाली। यानी कि अगर नीचे अगर आउटस्टैंडिंग दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो उसके दो इफेक्ट होंगे, क्या क्या होंगे बताइए। एक तो पीएनएल के डेबिट साइड पे ऐड हो जाएगा, और दूसरा बच्चे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। और कोई एडजस्टमेंट करी थी। छोटी सी बात क्लोजिंग स्टॉक पे बोलता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को ही आगे बढ़ाना है। और ये आपने स्कूल में भी करा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, कहां पर, एडजस्टमेंट में, आई एम सेइंग एडजस्टमेंट जो आज तक आपने देखा है, तो उसके दो इम्पैक्ट क्या होते थे बस। एक तो जाता था ट्रेडिंग में, और दूसरा बैलेंस। ऐसा तब होता था जब क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ दिया होता था। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हो, तो ट्रेडिंग में जाएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ। आइए इसी बात के साथ क्लोजिंग स्टॉक की एक छोटी सी बात लिखते हैं बेटे। हमारी हेडिंग क्लोजिंग स्टॉक ही चल रही थी ना। क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, या फिर इफ गिवन इन एडजस्टमेंट, या तो ट्रायल में है या फिर एडजस्टमेंट। अगर ट्रायल में होगा, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है या हैज टू बी पास्ड। जर्नल एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास, क्योंकि तभी तो आपका क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ट्रायल में। और सवाल ये है कि क्या एंट्री डल गई है। अगर जर्नल एंट्री डल चुकी है तो क्या एंट्री डल चुकी है। एग्जैक्टली, गुड। क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, ये एंट्री ऑलरेडी डल चुकी। और अगर मैं छोटा सा यही लिख दूं कि भाई अगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस है, तो सिर्फ ये लिख दूं कि इट इज टू बी शोन इन बैलेंस। अगर ट्रायल में गिवन होता है तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना है ना बच्चे। रही बात एडजस्टमेंट की, जर्नल एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास, या जर्नल एंट्री नॉट पास्ड। नॉट पास्ड यानी कि अगर एडजस्टमेंट में दिया तो मतलब जर्नल एंट्री नॉट पास। और अगर जर्नल एंट्री पास नहीं, तो क्या जर्नल एंट्री डालूं, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू। देखो, रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूं, कंपनी में क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। मैं बोला था ना ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं होता। लेकिन एकेडमिक लेवल पर आपको जब पेपर में आएगा, तो आपने किसको क्रेडिट करना है बच्चे, टू ट्रेड। ठीक है, ऑफिस में काम करोगे, ये एंट्री एकदम फालतू की है। एंट्री डली है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, डालनी है तो भी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, बार बार बदल क्यों रही है बात, समझ रहे हो। लेकिन एकेडमिक लेवल पर हमको क्या इंपैक्ट दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। विच मीन्स इसके दो इंपैक्ट, एक है ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया आपने, और दूसरा कहां दिखाया बच्चे, बैलेंस शीट। ऐसा ही होता है ना। उसके नीचे के मैंने कारण लिखे हैं, लेकिन आपको पेपर में भाई अगर दिया हुआ तो सिर्फ बैलेंस शीट में, नहीं तो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। सेट है बच्चे, क्लियर है ना। अगर आपको क्लियर है, तो आइए छोटी छोटी और बातें करते हैं क्लोजिंग स्टॉक।
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बच्चे। अभी अभी कौन सा साल खत्म हुआ है? 25-26। सपोज करो ये फर्स्ट ईयर है, तो क्या कुछ ओपनिंग स्टॉक आएगा? आई मीन इफ इट्स अ फर्स्ट ईयर, तो आपका ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं होगा ना। पता है ना सबको, पिछले साल ही नहीं है, जब इस साल ही स्टार्ट करा तो ओपनिंग स्टॉक तो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने परचेज करे 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। कैन यू टेल मी द परचेज अमाउंट? 10,000। सर इसमें से आपने बेच कितने दिए? बेटे मैंने 800 यूनिट बेच दिए 20 रुपए के। कैन यू टेल मी कितने रुपए सेल प्राइस हो गया? 16,000। कैन यू टेल मी द प्रॉफिट? नहीं जी, 6,000। कितने बच्चे कह रहे 6,000 का प्रॉफिट? अब आपको बस समझ आ चुकी है 6,000 का प्रॉफिट नहीं है। कुछ और यहाँ पे डालने की जरूरत है या नहीं है? एग्जैक्टली exactly। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स? 200। किससे मल्टीप्लाई करूं? कॉस्ट पे होता है क्यों? 2,000। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया? कैन आई से दिस इज बैलेंसिंग फिगर? बोल सकता हूँ बच्चे? इधर भी आ रहा है 18,000, इधर भी 18। और मुझे बता दो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बोल सकता हूँ? अरे सर, 800 यूनिट बेचे आपने, एक यूनिट पे प्रॉफिट कितने का? 10। तो सीधा भी तो दिख रहा था। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं दैट ट्रेडिंग अकाउंट इज अ परफेक्ट रिकंसिलिएशन ऑफ यूनिट्स ऑल्सो। डोंट जस्ट फोकस ऑन द अमाउंट। मैंने टोटल कितने यूनिट परचेज करे थे? 1,000। उन 1,000 का क्या हुआ वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। टोटल मैंने 1,000 परचेज करे, 1,000 में से मैं बोल रहा हूं अगर एक भी नहीं बिकता तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाता? पूरा 1,000 आ जाता। देखिए डेबिट पे यूनिट 1,000 है, क्रेडिट पे भी 1,000। और मैं कह रहा हूं अगर सारे बिक जाते तो यहाँ 1,000 आ जाता। यानी कि ट्रेडिंग को सिर्फ ऐसे मत देखो, हाँ परचेज वर्चेज डली है, कैरेज इनवर्ट्स डला है, वेजेस डला है, ऐसे मत देखिए, यूनिट्स के एंगल से भी देखिए। बिकॉज इट परफेक्टली रिकंसाइल्स योर यूनिट्स ऑल्सो। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? और अगर मैं छोटी सी बात बोल दूं कि अरे सर हमारी वेजेस लगी थी 1,000 की। अच्छा जी, यानी कि 10,000 का सामान था, 1,000 की लेबर, बेच दिया इसको, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। क्योंकि भाई यूनिट के हिसाब से तो 10 रुपए बचाता था, पर वेजेस का भी तो खर्चा है, वो भी तो फैक्ट्री का खर्चा है, उसकी वजह से भी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गिरेगा। लेकिन यूनिट्स इंटैक्ट है क्या? बिल्कुल इंटैक्ट। यूनिट्स देखिए आप, 1,000 का यही चल रहा है इंटैक्ट। बताइए, क्लियर है बच्चे? हालांकि थोड़ी सी और बहुत हाई लेवल बात होती है, पर मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि छोटे एग्जाम्पल में ऐसे नहीं हो सकती। बट आपको क्लियर है यहां तक? खूल। इस एग्जाम्पल को अगर मैं आपको बोलूं, मेरे को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं। यहां तक क्लियर है वैसे? चलिए, ये एक बार नोट कर लेना बच्चे, वेजेस मत डालना अभी, क्योंकि वो प्रिंसिपली एक हाईएस्ट लेवल पे कोई इनकरेक्ट बात है, वो मैं नहीं बोल सकता है दोस्त। हाँ, ये हो गया हमारा 8,000। एक बार इसको नोट कर लेना बच्चे।
लिख लिए बच्चे? अच्छा, अब एक चीज समझिएगा बच्चे। और मैंने तुमको ये तो बता ही दिया था ना लास्ट क्लास में कि ये हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखते हैं, ये तो अब आपको पता लग गया ना। इज इट माई इनकम? फिर क्यों लिखा मैंने इसको क्रेडिट साइड पे अगर बोलूं तो? कहने से आपने अपना खर्चा ओवर बुक करा हुआ है। एक बार बोलता हूं मैं, तुमने कितने यूनिट्स परचेज करे थे 1000 @ 10? कितना हो गया बच्चे? 10,000। लेकिन बेचे तो 800 यूनिट। तो आपने अगर 800 यूनिट बेचे तो कॉस्ट भी तो 800 से कंपेयर होनी चाहिए ना। लेकिन आपने कितनी कॉस्ट बुक कर रखी है, कितने यूनिट्स की? 1000 की। इसलिए मैं उसको काउंटर काट रहा होता हूं। आई एम नॉट शोइंग इट एज एन इनकम। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे खर्चे ज्यादा से बुक हो रखे हैं, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं? कम कर। समझ रहे हो? कल को कोई आपसे पूछे कि भाई क्लोजिंग स्टॉक क्यों क्यों उधर दिखाया जा रहा है, मैं इनकम नहीं दिखा रहा हूं, मैंने खर्चा ज्यादा दिखा रहा। तो मैं खर्चे को रिड्यूस कर रहा हूं बच्चे। कहिए क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बताइए। छोटी छोटी वैल्यूज लिखूंगा अब मैं। ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, टू वेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्या आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हैं फटाफट? ये गिवन डेटा है, ठीक है, मैं कुछ फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं आपको। इधर आ रहा है भाई 1500, 600 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है? पहले मेरा आपसे सवाल, आपको याद होगा एक वर्ड होता था COGS। क्या होता है बच्चे ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला बता सकता है इसका? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस माइनस परचेज रिटर्न ना। हाँ, तो वो परचेज का मतलब नेट परचेज ही है। वो मैं समझ गया, 11वीं में पूरा एलैबोरेटेड लिखा होता था, तो परचेज का मतलब आफ्टर रिटर्न्स है। फिर होता था डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ट, पावर, गैस, फ्यूल, और माइनस। अच्छा जी, तो आप यहां बताइए ना आपका COGS कितना आ रहा? कितना आ गया बच्चे? मेरा COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इज 600। सर ये सब बातें क्यों बता रहे हो? मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं। आपने COGS में क्या क्या लिया? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस, और माइनस क्या कर दिया? यानी कि आपने सेल्स को छोड़ के बाकी सारा ही तो ले लिया। सेल्स ही तो छोड़ी है आपने बस। और इसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि जो आपने बेचा है उसकी कॉस्ट। ध्यान से सुनिए सर, कॉस्ट तो ये है। और हालांकि आप और ग्रो भी हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट नहीं होती वैसे, पर छोड़ो अभी, कोई बात नहीं। डेबिट साइड पे जो लिखा है वही कॉस्ट है ना। लेकिन मुझे निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई जो बिका नहीं उसको माइनस कर दूंगा ना वो कॉस्ट को, तो तभी मैं क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहा हूं। एक बात बताइए, COGS के अंदर बच्चे जो बेचा गया है उसकी कॉस्ट लेनी है, पर क्या मैं कह सकता हूं ये तो सारे के सारे यूनिट्स की कॉस्ट है, ये तो टोटल कॉस्ट है। लेकिन उसमें से जो नहीं बिका वो कितनी कॉस्ट है? 300, तो उसको भारी तो करूंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सेल्स में से कॉग्स को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको जितने मर्जी फॉर्मूले से घुमाते रहो, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉग्स, कॉग्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। आप मुझे बताइए कि आपको बेसिक लेवल पे समझ आया? पहले लेवल बढ़ता जाएगा, अभी लिखते जाइएगा। यहां तक कन्विंस्ड हो आप? सर
सर, हाँ जी बच्चे। सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या डिफरेंस है? सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे होता है बच्चे, कॉस्ट जो है वो कॉस्ट पर है, जो मैंने बेचा उसकी कॉस्ट क्या ओके। है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप देखोगे मैंने डेबिट साइड पे सारी कॉस्ट पकड़ी है बच्चे। यहां तक क्लियर है बच्चों को? अगर यहां तक क्लियर है तो आपके सामने एक सवाल, अगर सेल्स 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट 10 है, तो क्या आप मुझे, मैं कॉक्स पूरा नहीं लिख रहा, कॉस्ट लिख रहा हूं, तो समझ आ रहा है ना आपको? बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है। और अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को मार्जिन बोल दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ वर्ड बदल रहा हूं थोड़े बहुत। अगर ऐसा है तो अगला एग्जांपल बताइएगा। सेल्स 100, margin is 20% of sales. How much is cost? You have to tell me how much is the margin, how much is the cost. इतना इजी सर, 20 रुपीज ही आएगा। और कॉस्ट कितनी आ जाएगी? अच्छा जी। चिंता मत करो, भी लेवल बढ़ा दूंगा अभी। कॉस्ट है 100, मार्जिन है 20% ऑफ कॉस्ट। हाउ मच इज द मार्जिन एंड हाउ मच इज द सेल्स? मार्जिन कितना आ गया बेटा? सेल। आसान है ना? कॉस्ट 100, margin 20% of sales. How much is margin? How much is sales? अरे सर 20% है तो 20 होगा ना? ऐसा है क्या? बेटे ये 20% ऑफ कॉस्ट है, ये 20% ऑफ सेल्स है। और सेल्स दी हुई है क्या? तो कैसे निकालो भाई से? एक्स मान लेंगे। एक तरीका बताता हूं, आप एक्स करके कर सकते हैं, दैट इज अ गुड रूट। ठीक है। अब आप एक बार जरा ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स है ना, उनका मार्जिन का रिश्ता बैठाने की कोशिश करें। 20 रुपए का मार्जिन का सेल्स से क्या रिश्ता है? कैन आई से इट इज 1/5 ऑफ सेल्स? बोल सकता हूं? ये जो हमने बनाया था 1/5 ऑफ सेल बोल सकता हूं बच्चे? और अगर इसको मुझे कॉस्ट को देख के बोलना हो तो 1 बाय, अच्छा जी, यानी कि कॉस्ट वाले में अगर कॉस्ट अगर 1/4 है, तो अगर एक जोड़ दूंगा तो 1/5 ऑफ सेल आता है। ऐसा एक बार अगर देखा जाए तो। यही चीज अगर यहां देखो तो 20 रुपए का इसके साथ क्या रिश्ता बन रहा है? 1/5 ऑफ सेल्स। और इसके साथ, यानी कि अगर कॉस्ट से सेल पे जाना है तो नीचे डिनोमिनेटर में एक जोड़ दोगे तो रिश्ता बैठ जाता है उससे। सर इधर भी हो रहा है क्या? इधर भी चेक कर लो, इसका इससे रिश्ता कितना बैठ रहा है और इसका इससे कितना रिश्ता बैठ रहा है। सो कैन आई से इफ समथिंग इज 1/9 ऑन कॉस्ट, इट इज 1/10 ऑन सेल्स। बोल सकता हूं? एंड इफ समथिंग इज 1/5 ऑन सेल्स, इट इज, हाँ तो ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है? कैन आई से इट इज 1/5 ऑफ सेल्स? तो 20% 1/5 ही तो होता है। तो इसको कॉस्ट से रिश्ता करने के लिए क्या करूं? 1/, हाँ जी, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? 25 रुपए, क्योंकि 100 का 1/4। और सेल प्राइस क्या आ गया? 125।
ये बात देख लीजिए आराम से, समझ आया? और आपको मैं प्रूफ कर देता हूं। आंसर क्या है आपका फाइनल? 25 रुपए ना। अगर इसका मैं सेल से रिश्ता बना रहा हूं तो कितना आ रहा है? तो यही तो लिखा है 1/5। और अगर कॉस्ट से बनाऊंगा तो 1/4। तो 1/4 ऑफ कॉस्ट ही तो। एक बार इसको नोट करिए और एग्जाम्पल लिखेंगे फिर। अभी समझ आ गया ना बच्चों को? एक बार लिख लो एक बार। नहीं बच्चा। ओहो, मैंने कॉस्ट दी हुई थी। एक बार पहले 3 ये नोट कर लें फिर मैं बोल देता हूँ। वन बाय फाइव ऑफ सेल्स, 20% ऑफ सेल्स। नहीं नहीं करेंगे ना 20। ये तो कॉस्ट है ना 20। अभी मैं और एग्जाम्पल बना दूंगा। इसको एक बार देखो क्या लिखा हुआ है। 20% ऑफ सेल, इसका मतलब क्या होता है? 1/5 ऑफ सेल। पर सेल मुझे नहीं दिया हो, तो अगर कोई चीज 1/5 ऑफ सेल है तो उसको मैं 1/4 ऑफ कॉस्ट बोल सकता हूँ। ठीक है, वो अभी अभी मैं प्रूव कर दूंगा। ठीक है, एक बार इसको लिख लो दोबारा से, फिर दोबारा से एग्जाम्पल। एक बार इसको लिख लो बच्चे, में एक बार दोबारा बना दो। धीरे धीरे करता है। एक बार बच्चों ने लिख लिया ये? एक बार जस्ट मैं आपको जनरली बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूं, चलो मैं एक बार फिर से एग्जांपल बनाता हूं। सपोज करो कॉस्ट है 100। इंडिपेंडेंट एग्जांपल है, ठीक है बच्चे। मार्जिन है 10। तो अब मुझे सेल प्राइस बता दीजिए। सेल प्राइस कितना आएगा? ये सॉर्टेड है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि जस्ट मैथमेटिकल कनेक्शन बना लो ना मार्जिन का कॉस्ट। तो क्या मैं इस 10 रुपए को ऐसा बोल सकता हूं कि दिस इज 1/10 ऑफ कॉस्ट? क्या मैं मार्जिन को अपने बोल सकता हूं कि मेरा मार्जिन जो है वो 1/10 ऑफ कॉस्ट है? क्योंकि अगर कॉस्ट 100 है और ये 10 है, तो ये भी कैसे निकाले मैं बताता हूं। 10/100 1/10 होता है ना। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इसी मार्जिन को सेल्स से रिश्ता बनाना हो तो क्या बोलूं बच्चे? ये एग्री करते हो आप? सपोज करो कॉस्ट 100, मार्जिन 50। व्हाट विल बी द सेल प्राइस? 150। ठीक है साहब। 100 रुपए की कॉस्ट है, 50 का मेरा मार्जिन है, तो मैं 150 का ही बेचूंगा। अब इसका रिश्ता अगर मैं पहले कॉस्ट से बनाऊं तो क्या बनेगा? 1/2 ऑफ कॉस्ट। और सेल से, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर कोई भी चीज ये 1/2 ऑफ कॉस्ट है तो डिनोमिनेटर में एक जोड़ दोगे तो वो सेल से रिश्ता आ जाता है उसका। और आपको एक बार फिर प्रूव कर देता हूं। अगर कॉस्ट 100 है, मार्जिन 25 है, तो सेल प्राइस क्या होगा? अब दोबारा बताइए। 1/4 ऑफ कॉस्ट एंड 1/5 ऑफ सेल्स. So basically, if I randomly say if something is 1/6 of cost, ऐसे बोल रहा हूं, अगर कोई चीज 1/6 ऑफ कॉस्ट है, सो इट इज हाउ मच ऑफ सेल्स? 1/7। बिकॉज एक बढ़ा देता हूं बस, समझ रहे हो? अब ये सोचकर, अब आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा। कॉस्ट 100, मार्जिन इज 1/4 of sales,
रुक जाना एक बार, 1/5 करता हूँ, नहीं तो डेसिमल में आएगा, आपको दिक्कत आएगी अभी। मेरी कॉस्ट है 100 भाई, मेरा प्रॉफिट कितना है 1/5 ऑफ सेल। तो क्या मैं 100 का 1/5 कर दूं? नहीं, गलत है, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। वो सेल का बोल रहा है, और मुझे अब ये पता होना चाहिए कि समथिंग इज 1/5 ऑफ सेल्स, इट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट। और अब जो मेरे पास ये रिलेशन आया, तो भाई इसको कॉस्ट पे लगाऊंगा ना, 25 रुपए। और मेरा सेल कितना आ जाएगा बेटा, समझ आया जी? अब वो इक्वेशन बन जाएगी, तो जो गिवन है उस पे गिवन डेटा पे अप्लाई होता है। सर एक बात बताओ, ये ऐसे क्या कोई क्वेश्चन आएगा? नहीं बच्चे, आपको अगर कंफर्टेबल एक्स करके कर लो भाई, आधा मिनट है, थोड़ा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेट होना चाहिए, समझ रहे हो? बट ये आपको लॉजिक दिखना चाहिए, क्योंकि कई चैप्टर्स में इमीडिएटली ये आएगा, छोटे छोटे पॉइंट। ठीक है, इफ आई से सेल्स 500, अब बताइए कितना कितना मार्जिन और कितनी कॉस्ट? इफ इट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, कैन आई से इट इज 1/5 ऑफ? और भैया सेल तो 500, सेल का 1/5 करूंगा, क्या आ जाएगा? 100। और बेटे ये 400 आ जाएगा। सेट है जी कहानी? अगर यहां तक आपको सेट है कहानी, आपके सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, और उसका लॉजिक क्लोजिंग स्टॉक से है। आइए देखते हैं आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन। चलिए, मेरे हिसाब से बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे ये, इसका आंसर जो आपका आएगा वो गलत है। ठीक है, देखते हैं एक बार आप सॉल्व कर पा तो नहीं कर पाते, मैं हेल्प भी करूंगा। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा आप बच्चों का आंसर। एक बार पहले रीड कराता हूं। ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। ओहो, क्या मैं कह सकता हूं कौन सा साल हो गया बच्चे ये? 19-20 ऑफ दीपाक्षी शोज द फॉलोइंग डिटेल्स। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है सर? परचेज एंड सेल्स दी हुई है। परचेज कितने की है? सेल्स दे रखी है। डेटर्स क्रेडिटर्स दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दिया ही होता है ट्रायल में, कोई ऐसी तो बात नहीं। क्लोजिंग स्टॉक इज इन ट्रायल। अदर एक्सपेंसेस, ये बच्चे को डाउट आएगा, लेट मी टेल यू, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 7 लाख इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। क्रेडिट साइड पे जो आ रहा है ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। हाँ, तो पीएनएल में भेज देंगे ना इसको। फिक्स्ड एसेट्स इन लाइबिलिटीज, और फिर क्या दिया हुआ है? कैपिटल। एकदम नॉर्मल बातें दी हुई। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? क्रेडिटर बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 3 लाख है जी। सर क्रेडिटर का बैलेंस ऊपर दिया तो हुआ है, पर मेरा आपसे सवाल कौन से दिन का दिया होगा? 31 मार्च। बहुत अच्छी बात है। हालांकि जनरली हमें ओपनिंग ऐसे दिया तो नहीं होता था सर पेपरों में। ओपनिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। आप मुझे बताइए, क्या आप सीओजीएस निकाल सकते हैं? वेरी गुड, निकाल दो एक बार, बाकी बच्चे भी निकाल दो। ओपनिंग
तो ऐसा है क्या? क्लोजिंग माइनस नहीं करेंगे बच्चे? हाँ। हम्म। चलो देखते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं है, देखते हैं एक बार। हाँ, कितना है सीओजीएस? 9 लाख आ गया, बाकी कुछ होगा? इजी तो है भाई। क्या क्या डाला आपने? हाँ जी। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सब बच्चों का आ गया? कितने बच्चों का आ गया 9 लाख? इधर नहीं आया 9 लाख नहीं। कह रहे बोल रहे हो सर आप तो आ गया, पर और कितने बच्चों को लग रहा है ये गलत है? गलत है आपको लग रहा है? क्या गलत है इसमें? एग्जैक्टली exactly. जितने भी बच्चों का 9 लाख आया है वो गलत आंसर है। भैया ध्यान से सुन लो, आपने क्लोजिंग स्टॉक को जो माइनस करा है, सर आपने ही तो फॉर्मूला लिखवाया है। अरे लेकिन बेटे अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है तो परचेज में से ऑलरेडी माइनस है। एक बात बताइए, अगर आपका परचेज दिख रहा है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है ट्रायल में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी परचेज माइनस नहीं हो चुकी ऑलरेडी? तो इसीलिए आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेना था। और आपका सीओजीएस सीधा सीधा सिर्फ क्या आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज, दैट इज 12 लाख। वेरी गुड। जिन बच्चों ने ये बात पकड़ी, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बात पकड़ पाते। पहले मुझे बताइए 12 लाख तक क्लियर है? अब मैं और आगे नहीं बोलूंगा कुछ भी। अगला पॉइंट जो बोल रहा है वो आप बता दीजिए, क्या निकालना है मैंने? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। और मैं तुम्हारी इतनी मदद कर देता हूं बेटे, लेजर बना लो। यानी कि क्रेडिटर का ओपनिंग दिया हुआ है कितना? अच्छा जी। क्लोजिंग दिया हुआ है? ओके। है जी। क्रेडिट मतलब ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया ना? अब और क्या लिखूं? परचेज कितनी? कितना लिखूं परचेज? कितना दिया हुआ है परचेज? क्या हो गया? अरे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सारी उधारी की परचेज है ना? जब कुछ नहीं दिया हुआ तो क्रेडिटर का लेजर है। ओपनिंग बैलेंस डाल दिया मैंने, क्लोजिंग डाल दिया। परचेज कितनी दी हुई है? 10 लाख। हाँ, 10 लाख लूं या इसको ऐड कर दूं? क्योंकि आपकी जो परचेज है जो आप दुकान से खरीद के लाए वो 10 की नहीं लाए, वो आप ज्यादा की लाए हो। दुकान से तो आप 13 लाख की लाए थे, पर 3 लाख बच गया तो वो परचेज में से माइनस हो रखा है। तो दुकानदार से कितने का खरीदा बेटा? हाँ जी। अब आप मुझे बताइए कितने की पेमेंट आएगी रे? कितने की? 12 लाख की? समझ आया सबको? बना दो लेजर, क्रेडिटर का लेजर बना दीजिए।
चलिए बन गए बच्चे, क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए खूब। अब तो एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं आपको। हालांकि एक प्रीपेड की एडजस्टमेंट बना सकते हैं, बट छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या बनाया हम लोगों ने? ऊपर वाला क्वेश्चन देखो एक सेकेंड। हाँ तो यही बना दो ना, सिंपल से बेटा, फटाफट बनाना बच्चों, 2 मिनट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हम लोग को ओपनिंग, परचेज, कैरेज इनवर्ट, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट क्या होता है बच्चों? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ट मतलब, इनवर्ट मतलब आ रहा है, तो क्यों आ रहा होगा भाई? पहले बेच दिया होगा तो वापस आ गया भाई। और रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न की बाहर जा। ठीक है बच्चे, फटाफट बनाइएगा बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट बना देना बच्चे। सोच रहा हूँ यार अटेंडेंस लेना स्टार्ट करूँ, क्लास में अटेंडेंस रहेगी तो सही रहेगा ना। बच्चे छुट्टी ले रहे हैं भाई। प्रिंसी जी आई है आज, शौर्य आया हुआ है, समीर ऑनलाइन। समीर ऑनलाइन क्यों है आज? ये जी समीर जी। रौनक भी ऑनलाइन है। शारिक, शारिक भी ऑनलाइन। जिया आई, जिया जी। प्रार्थना, अंकित। अंकित ने है। हो गया मैडम? ओके कूल। आशीष, वर्षा है कि वर्षा है? हाँ, वर्षा। सुदीपा, हर्षित, आयुषी, मोहित, प्राची, अविनाश, वैश्री, यशता। हो गया। अनु ऑनलाइन रहती है मतलब चार का। त्रिशा, त्रिशा है वहां से। शहर, दिवजोत, या हबी, नमन। ये वाला हो गया क्या? चलो रे अगला करो रे, चलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है बेटे इसमें? आखिरी लाइन पढ़ी है। हाँ बनाओ बच्चों वाले सवाल। सर ये पेपर में भी आते हैं क्या? नहीं बेटे, ऐसे सोच रहे हैं कुछ बेटे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और लो बना रहा हूँ मैं साहब का, ये बस 5 मिनट बाद लेवल बढ़ने वाला है। आर्यन, कुशिंदर, हेमंत आया हुआ है, पूर्णिमा, कबीर, दक्ष, दर्शिका। भाई कुछ बच्चे छुट्टी पे हैं। 56 बच्चे हैं भाई। प्रियंका, जानवी जी आई हुई है, पीयूष, आरती, प्रियंका, माय गॉड, जतिन, कितना हुआ है, हिमांशी, प्राची, CSEET।
गौरव पहले बनाया, आदित्य, दमनदीप, अंजुम, अभिषेक, ओ माय गॉड, सूर्य, सूर्य नहीं, राधिका, ध्रुव, केमानी ऑनलाइन, मोहन, यक्ष, भव्य, वैभव, विपिन, इशिता, तनु, आर्यन, आर्यन का पहले आ गया था, आर्यन सिंह, एक और आर्यन भी है, आर्यन सिंह 2 बार लिखा हुआ। चलिए, क्या चल रहा है बच्चे, बढ़िया भी है। उसके बाद 5-6 एडजस्टमेंट करा दूं फटाफट, हो रही, हो गया, रहूंगा नहीं। डिस्काउंट डेबिट मेरे पास कि हमने डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट गेट में से ऊपर जाओ। हम दोस्त जो मेरे को मिला है वो तो रिसीवर था, मेरी टेलीफोन पोस्टेड हो गया, जैसे टेलीफोन का पोस्टेड हो गया, कोडिंग का डेबिट साइड आ गया, इधर आ गया मैडम, पीछे आ गया बस। कितना है नेट प्रॉफिट, चलिए, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो सुनिए ना बेटे, सब बच्चों का बन गया, हटा दूं, चलिए अब आप लिखिएगा नेक्स्ट एडजस्टमेंट। वैसे तो मैंने तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक पर मैं एक बार भी एडजस्टमेंट करा के फिर क्लोजिंग स्टॉक भी घुसा देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक पे कोई एग्जांपल नहीं बनाया ना हमने, एडजस्ट छोटा सा ट्रायल, कोई बात नेक्स्ट वाले बनाते। देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखना बच्चे, प्रीपेड एक्सपेंस। ओ माय गॉड, क्या आप बता सकते प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट है ना, और पेमेंट हमने पहले कर दी, ड्यू होने से पहले पेमेंट कर दी, ठीक है बच्चे। तो आइए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अभी अभी एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ बच्चे, कौन सा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, 25-26, और मान लीजिए एक इंसान है मिस्टर ए, उसने 1 अक्टूबर 25 को परचेज करी एक कार 10 लाख। मेरा आपसे सवाल, क्या एंट्री डलेगी? गाड़ी परचेज करी एक बिजनेसमैन, कार डेबिट टू बैंक। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि गाड़ी खरीदोगे तो इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है, ठीक है, तो इंश्योरेंस का खर्चा गाड़ी में जाएगा, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस सेपरेट होता है, गुड सेपरेट। और पूछ लेता हूं, गाड़ी खरीदते हो तो आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, तो रोड टैक्स भी सेपरेट जाएगा या गाड़ी की कॉस्ट में? हाँ जी, सेपरेट नहीं होता, गाड़ी में जा रहा है, क्योंकि इन रिलेशन टू एक्विजिशन, ठीक है। ज्यादा दिमाग मेरे को वहां नहीं लगवाना, मैं आपको ये कह रहा हूं भाई, अगर गाड़ी खरीदी है
तो इंश्योरेंस कराई होगी, कौन सी तारीख को करवाई होगी? 1/10 को। एंड आई एम सेइंग कितने रुपए बच्चे? 60,000। आपने मुझे बहुत अच्छी एंट्री बताई गाड़ी परचेस करने की, क्या एंट्री बोली थी बोलोगे एक बार? कार टू बैंक 10 लाख, 10 लाख। फिर वो कंपनी ने बोला अरे सर जी इंश्योरेंस के बिना थोड़ा ना गाड़ी निकलेगी। मैंने कहा ले भाई 60,000 ले ले। ठीक है, इंश्योरेंस की क्या एंट्री डालूं? सोच समझ के बताइएगा। 60,000 रुपये 1 साल की इंश्योरेंस। वेरी गुड। क्या डालूं, कैसे डालूं, क्या? प्रीपेड डेबिट कितना है जी? अच्छा एक बात बताओ, जेब से कितना पैसा जाएगा? पॉकेट से तो 60 देना पड़ेगा ना। तो मैं सारा का सारा एक्सपेंस बोल दूं क्या? आई मीन इंश्योरेंस डेबिट टू बैंक 60,000, 60,000 बोल सकता हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या मैं ये एंट्री डाल दूं, इंश्योरेंस डेबिट 60,000 टू बैंक 60,000? ये एंट्री सही है गलत है? क्या गलत है इसमें? प्रीपेड नहीं आया, क्यों लाना है प्रीपेड को? 9 महीना या 6 महीना? तो आप अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो जब तुम इंश्योरेंस कराते हो तो जनरल इंश्योरेंस 1 साल की होती है। यानी कि भाई जब तुमने 1/10 को कराई है तो आपका इंश्योरेंस का टेन्योर 1 ईयर के हिसाब से खत्म कब होगा रे? जब भी कोई चीज 1/10 को शुरू होती है वो 30/9 को खत्म होती है। इतना डिटेल अभी जाने की जरूरत नहीं है। लो मैं आपके लिए 1/10 से 1/10 लिख देता हूं। इतने पीरियड का है, कितने रुपए का खर्चा है पूरा? 60,000। पर हमारी अकाउंटिंग तो यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैंने 1 साल का 60,000 दिया है तो कहने से दिस इज 6 मंथ्स एंड दिस इज 6 मंथ्स, तो 6 महीने का कितना हुआ? 30,000। और आगे का कितना हुआ? अब आप मुझे बताइए मैं कितने का खर्चा रिकॉर्ड करूं? शुड आई रिकॉर्ड 60,000 और 30,000? 30,000। क्यों मालूम है भाई? जो इस पीरियड में खर्चा होगा वही तो बुक करोगे। सर पर हमने 60,000 की पेमेंट करी, कैसी बात कर रहा हूं मैं? उसको 6 लाख दे दूंगा तो क्या मैं 6 लाख का खर्चा बुक कर दूंगा? टाइम बेसिस पे ही तो होगा। अब आप मुझे बताइए अगर 30,000 का इंश्योरेंस है और बाकी क्या बोल दूंगा मैं? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बच्चे? 30,000। दिस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। और मैं अभी आपसे और बातें पूछना चाहूंगा, कौन से दिन डालेंगे आप ये एंट्री? 1/10/25। फिर 31/3 को आप अपने खर्चों को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। क्या एंट्री डालूं पीएनएल में ट्रांसफर करने की? है जी, पीएनएल टू एग्जैक्टली कितने रुपए? 30,000, 30,000। रही बात ये प्रीपेड की, ये कहाँ दिख रहा होगा? बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके साथ एरर फ्री काम कर रहा हूं। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। जब 1 तारीख आएगी, क्या वो प्रीपेड प्रीपेड रहा या उसको खत्म कर दूंगा? खत्म कर दूंगा ना। बैलेंस शीट में तो है पर अगले दिन खत्म हो जाएगा। क्या एंट्री डालूं? प्रीपेड को खत्म करने के लिए प्रीपेड को क्रेडिट करना पड़ेगा पहली बार, और डेबिट क्या करूं? एग्जैक्टली, गुड। इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि भैया वो पिछले साल का नहीं था, इस साल का था, तो इस साल का वो एसेट खत्म करके खर्चे में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और आगे सुनिए आपको कौन से दिन कॉल आएगा इंश्योरेंस कंपनी का। हम कौन से साल में आ गए? 26-27 में आ गए ना बच्चे। तो आप मुझे बताइए 1/10/26 को वो फिर आपसे कितने रुपए मांगेगा? 60,000। अब आप मुझे बताइए वो जो आप 60,000 दोगे तो आपकी जेब से तो कितना निकलेगा? 60,000। हमें डेबिट क्या करूं? कितना? एग्जैक्टली, बिकॉज फिर दोबारा ये जो मैं पे करूंगा 6 महीने इस पीरियड में फॉल कर रहा होगा, 6 महीने आगे वाले में फॉल कर रहा होगा। इसका मतलब जो इस पीरियड में फॉल कर रहा होगा मैं खर्चा रिकॉर्ड करूंगा ड्यू बेसिस पे, और जो एक्स्ट्रा मैंने पे कर दिया फिर दोबारा प्रीपेड बन जाएगा। और साल के एंड पे आप अपने इंश्योरेंस को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल में कितना?
मैं एंट्री डाल देता हूँ, आप अमाउंट बता देना। P&L टू इंश्योरेंस कितना, क्या बात कर दिया आप। यहाँ भी डेबिट हो रखा है, यहाँ भी डेबिट हो रखा है। 60,000 और 60,000। और आगे सुन लो बात को, बिल्कुल परफेक्ट बात चल रही है। 26-27 में टोटल कितने महीने, 12 महीने। तो पूरे 12 महीने की इंश्योरेंस 60,000 ही तो चल रही है। मैं गलत क्या, पिछले साल कितने का इंश्योरेंस भेजा आपने P&L में, क्योंकि 6 महीने इंश्योर्ड थे आप। आपने गाड़ी खरीदी थी 1 अक्टूबर को, यू वर इंश्योर्ड फॉर 6 मंथ्स, बट फॉर नेक्स्ट ईयर यू वर इंश्योर्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। और 12 महीने का खर्चा 60,000 है जी, और वो 30,000 दोबारा से प्रीपेड बन के बैठा हो। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे। ये होता है करेक्ट ट्रीटमेंट। एक बार इसको नोट कर लीजिए, करेक्ट ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए एक बार। लिखिए बच्चे। बोलू, थोड़ा जल्दी लिखना चाहिए। इसमें कोई गलती है या सब सही है। कह रहे सर पूछ रहे हो तो जरूर ऐसे तभी पूछते हो। सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अब मैं क्या हूँ, अगर अकाउंटेंट से गलती ये हो गई, उसने तो इंश्योरेंस टू बैंक कर दिया पहले साल में। यही तो होता है आपके एडजस्टमेंट में। ट्रायल के अंदर दिया होता है इंश्योरेंस पूरा 60,000, और नीचे बोलेगा अरे प्रीपेड था 30,000 का। तो व्हाट जर्नल एंट्री यू आर सपोज टू पास, देयर इज अ ट्रायल बैलेंस। मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके दिमाग में वैल्यूज है। और कौन से साल पर हूं मैं, 25-26। ट्रायल के अंदर 60,000 का इंश्योरेंस का खर्चा आ रहा है ट्रायल के अंदर। यानी कि अकाउंटेंट भैया ने क्या एंट्री डाली, इंश्योरेंस टू बैंक। धीरे धीरे बोलता हूं। अगर अकाउंटेंट ने ये सब ना डालकर डाला होता इंश्योरेंस टू बैंक 60,000 60,000, ओ माय गॉड। क्योंकि बेटे उसकी समझ ही उतनी है। उसने कहा मैंने पेमेंट कितने की करी, 60 की, वगैरह खर्चा कितने का, 60। मैंने कहा प्रीपेड करे, ये कुछ नहीं होता, ये मन का वहम है। बोले जो मैंने पेमेंट करी वो मेरा खर्चा है। अब आप मुझे बताओ उसको ठीक कैसे, एंट्री के थ्रू बोली। उसने ये एंट्री पास कर दी। हाँ जी, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। यानी कि आपके प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, जब हमें ये पता लगता है अरे भैया ये तो प्रीपेड, और अगर जिंदगी में गलती चल रही है तो एंट्री क्या हुई बच्चे, प्रीपेड टू इंश्योरेंस। और ये आ गए आपके दो इफेक्ट्स। पहला क्या आ गया बच्चे, एसेट में चला जाएगा, और दूसरा आपके P&L में से माइनस। क्योंकि अकाउंटेंट के पास इतनी समझ नहीं होती, अकाउंटेंट ने जो भी पेमेंट करी उसको खर्चा बोल देता है। इसी तरीके से आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होगा पेपर में। ट्रायल के अंदर खर्चा दे रखा है इंश्योरेंस का 60,000, और नीचे क्वेश्चन बोल रहा है कि 20,000 प्रीपेड है। तो आप क्या एंट्री डालेंगे, प्रीपेड टू इंश्योरेंस। और एंट्री तो मैं डालनी नहीं होगी, मैं तो इफेक्ट डालना होगा।
तो तुमने ट्रायल से एज इट इज 60,000 पकड़ा, पहले पीएनएल में डाला, उसमें से माइनस क्या कर दोगे, 20,000 का प्रीपेड, और बैलेंस शीट में ऐसे 20,000 का प्रीपेड दिखा दो। समझ आ रहा है जी? क्लियर है ना? अगर आपका यहां तक क्लियर है, नोट कर लिया बच्चों ने? बस एक क्वेश्चन दूंगा और बस फिर नमस्ते। जितनी एडजस्टमेंट हमने करी है सारी डाल दूंगा बेटे इसी के अंदर ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 15,000 है दोस्त। क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग डाल दिया, और कौन सा करा था हम लोगों ने, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सारा डाल दिया। कर दो भाई बैलेंस कर दो, कौन सी साइड पे क्या आ रहा है डाल देते हैं। क्रेडिट पे आ रहा है 55,000, डेबिट पर कितना आ रहा है बच्चे, 20, 28, 31, 41, 46, 9,000 बच रहे हैं ना। कैश डाल दो बेटे 9,000 का, 55,000 आ गया, ठीक है जी। आगे क्या करना होगा आइए देखते हैं। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 5,000। सर क्या बात कर रहे हो, ट्रायल में भी गिवन है और नीचे भी गिवन है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायल में गिवन है वो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, उसकी एंट्री डली हुई। क्या एंट्री डली हुई, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, और इसकी एंट्री नहीं डली हुई। तो मैं हाथ के हाथ ही बता रहा हूं, क्या दो इफेक्ट भेजोगे इसके, बैलेंस शीट। बहुत अच्छी बात है। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, ओ माय गॉड, 1,000 सर ऑलरेडी दी हुई आउटस्टैंडिंग। तो बेटे उसने 3,000 की आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड कर रखी है, 1,000 की नहीं करी हुई। और अगर 1,000 की नहीं करी हुई तो उसके तो दो इफेक्ट जाएंगे। क्या क्या जाएंगे, एक पीएनएल में जाएगा और एक बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड एंट्री भी बताते चलो साथ साथ। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बात है जी। ओ माय गॉड, प्रीपेड सैलरी 3,000, इसका क्या मतलब हुआ। सर मेरी सैलरी कितने की है, 5,000, और प्रीपेड भी दिया हुआ है।
इसका मतलब कि आपने जो खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, क्या वो इस साल का था या थोड़ा प्रीपेड था उसमें से? उसमें से थोड़ा प्रीपेड था। तो आप मुझे पहले प्रीपेड की एंट्री बताइएगा। एंट्री प्रीपेड टू एक्सपेंस, इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक्सपेंस को कम करा है और डेबिट क्या कर दिया है? एसेट को। आई मीन बैलेंस शीट में एसेट बढ़ जाए। सॉर्टेड है ना बच्चे? चलिए एक चीज और दूंगा बस। रेंट के ऊपर हमारी क्या बात हुई थी? प्रीपेड रेंट दिया हुआ है बस, आउटस्टैंडिंग रेंट दे देता हूँ। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बन पाएगा बच्चे? 500 रुपए। ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों बनाना। एक बार मैं स्टार्ट करवाऊं या कर पाओगे? ठीक है, चलिए ठीक बनाना बच्चे, एक बार कोशिश करना कि मैच हो ये पूरा। चार एडजस्टमेंट है जी। क्लोजिंग स्टॉक 5000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, प्रीपेड सैलरी 3000, आउटस्टैंडिंग रेट 500। पचास हजार सेल्स, 50,000 और सेल है जी। सेल्स 50,000, सेल्स रिटर्न 3,000, परचेज 10,000, परचेज रिटर्न 2,000। राधिका जी का हो रहा है? नहीं हो रहा? मैं भी बनाऊंगा। कितने बच्चों का नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं। भाई एक चीज बताता हूँ, जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो पहला स्टेप फॉलो करो, छोड़ो सारे को। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, अगर जो ट्रायल में दिया वो तो डाल लो, छोड़ो नीचे की एडजस्टमेंट। जैसे कि सेल्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग। सेल्स रिटर्न भी तो उसमें से माइनस करके दिखाओगे। परचेज कहाँ जाएगा? परचेज रिटर्न उसमें से माइनस करके दिखा दो। प्रीपेड रेंट कहाँ जाएगा? क्या बात कर दी है? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीपेड? जो पुरानी बात है, सिर्फ प्रीपेड है बेटा। प्रीपेड का नेचर जानना है मुझे। प्रीपेड का नेचर इज एन एसेट, और एसेट बैलेंस शीट में जाकर आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या है?
लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कहाँ जाएगी बैलेंस शीट में, रेंट का नेचर expense, it will go to P&L. Salary is an expense, it will go to P&L. Closing stock, closing stock is an asset, it will go to balance sheet. Debtors is an asset, it will go to balance sheet. Cash is an asset, it will go to balance sheet. भाई साहब इतना तो डलना चाहिए पहले, इतना डाल दो पहले, पैसे के लिखना है थोड़ा, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग के लिखना। बना तेरा, अब आगे बोलूं क्या, क्या करूं मतलब, एडजस्टमेंट्स। देखो आप सिर्फ वन ऑन वन देखो, एक बार सारे बच्चे सुनना, बच्चे ट्रायल का सबको क्लियर है, ठीक है। आप ना दो चीजों को लेके चलो, ट्रायल डाल दिया, ठीक है, बड़े क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें वो छोड़ो एक बार के लिए, ठीक है, लेकिन आप समझो ट्रायल की चीज एक बार जाती है, मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूं मैंने नेचर के अनुसार उसको डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एडजस्टमेंट की बात करूं, क्लोजिंग स्टॉक, मैं आपसे सिर्फ एंट्री पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 5,005 है, जिसका मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कहां चला जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का नेचर एसेट होता है, और बेटे ट्रेडिंग को क्रेडिट करा है, तो ट्रेडिंग के लेजर में बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना, पोस्टिंग ही तो कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो इसके दो इंपैक्ट क्या हो गए, ट्रेडिंग, बैलेंस, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको। आउटस्टैंडिंग सैलरी की जर्नल एंट्री बताइए आप, हाँ जी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आगे दो इफेक्ट, सैलरी को डेबिट कर रहे हो मतलब खर्चा बढ़ा दो अपना, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, लायबिलिटी बढ़ा दो अपनी बैलेंस शीट। प्रीपेड की क्या एंट्री होती है, प्रीपेड टू सैलरी, प्रीपेड क्या है मेरा, एसेट बढ़ा दो, सैलरी मेरा खर्चा था मैंने क्रेडिट कर दिया, तो पीएनएल में से कम कर दो 3,000 को। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या एंट्री डालूं, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट या रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो बेटे क्या करा मैंने, एक तो पीएनएल में बढ़ा दिया खर्चा अपना, और दूसरा लायबिलिटी दिखा दी। अगर मेरे को एंट्री आती तो दो इफेक्ट सामने दिख तो रहे, मैच हो गया। एक बार बता देना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना बच्चे, 44,000 पीएनएल, और बैलेंस शीट टोटल 37,000। ओके, ट्राई करो फिर सभी बच्चे का बनाने की। करो ट्राई करो।
एक बार बच्चे मैं ना पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है? जो बच्चों को दिक्कत आ रही है एक बार देखेंगे वो, 2 मिनट लगेंगे बस। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। एक बार आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से प्रोसेस समझो, बड़े क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस है। प्लीज प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से, जिन बच्चों का अटक रहे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, वो आप फॉलो। मेरे को नहीं देखने की एडजस्टमेंट भाई, समझ रहे हो? मेरे को एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ ट्रायल से लेना। और मुझे बता दो, ट्रायल में जो चीज लिखी होती है वो कितनी बार जाती है। मेरे को इससे ज्यादा और कोई नॉलेज नहीं चाहिए आपकी। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो ट्रायल में जा रहा है वो एक बार जाएगा। और एक दूसरी नॉलेज मेरे को आपकी जो यूज करनी है वो ये है कि आपको इनका नेचर पता होना चाहिए। 11वीं क्लास में सेकंड या थर्ड चैप्टर होता था कि वो बताते थे ये पर्सनल है, रियल है, पर्सनल है। हम उधर ही है, कोई आप एडवांस स्टडी नहीं कर रहे, बस आप वहां पे रुक रहे हो उस कॉन्सेप्ट पे। तो ये जो जो नाम लिखे हुए हैं, मुझे इसका नेचर बताइएगा बस आप। जैसे कि सेल्स है, ठीक है, मैं इसको क्या बोलूं? आई मीन इनकम बोलूं, एक्सपेंस बोलूं, एसेट बोलूं या लाइबिलिटी? इन चार के अलावा कुछ नहीं और अकाउंट्स के अंदर इनकम। और बस आपको और फिल्टर करने के लिए डायरेक्ट इनकम बोल सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था डायरेक्ट इनकम जाता है ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है पीएनएल। और उसी तरीके से कह सकता हूं सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस हो जाता है। अब मुझे बताइए अच्छा, अगर कोई चीज डायरेक्ट इनकम है, अब आपने नेचर आइडेंटिफाई कर लिया, डायरेक्ट इनकम किधर जाएगा बच्चे? ट्रेडिंग में। आई एम यूजिंग योर दिस नॉलेज, मैं कोई एडवांस वर्जन नहीं पढ़ा रहा आप, मैं आपको उन पॉइंट्स पे रोक रहा हूं जो आप पढ़कर आए हो बस। परचेज जो है बच्चे, परचेज को क्या बोलूं? कहने से डायरेक्ट एक्सपेंस। और किधर जाते हैं बच्चे वो? ट्रेडिंग के अंदर। इतना आपको पता होना चाहिए भाई। अब ये नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे बनता है तो गड़बड़ चल रही है। प्रीपेड रेंट का नेचर बताइए मुझे। एसेट की एक्सपेंस, एसेट है बच्चे। और अगर एसेट है तो कहां जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर। लाइबिलिटी है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट। रेंट कहने से इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस तो कहां जाता है बच्चे? पीएनएल। सैलरी expense, it will go to P&L. Closing stock is an asset, go to balance sheet. Debtors is an asset, go to balance sheet. Cash is an asset, it will go to। भाई इससे ऊपर ट्रायल का एनालिसिस जिंदगी में नहीं जा सकता। ऊपर जा रहा होगा प्रॉफिट कैसे आ रहा है सारा छोड़िए, आपके फाइनल अकाउंट्स में सुपर का एनालिसिस नहीं है बेटे। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये चीजें पहले यहाँ पे डाल सकता हूँ? देखिएगा स्पीड ही डालता हूं मैं एक बार। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, फटाफट बताइएगा। सेल्स सीधा नेट नेट लिख रहा हूं बच्चे में, 47 लिख दूं सीधा। परचेस कितनी है बच्चे? 8,000। देन यू हैव प्रीपेड रेंट। बैलेंस शीट में एसेट में कितना दिखा दूंगा? प्रीपेड कितने से था? 2,000। फिर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना?
3000। रेंट, रेंट किधर को जाएगा? पीएनएल, 8,000 था ना। सैलरी 5,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट, कितना जाएगा बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,000। डेटर्स 15,000 एंड कैश 9,000। कुछ नहीं करा मैंने, और बेसिक चल रहा है। समझ रहे हो? नेचर जाना उसको वहां डाल दिया। अब मैं आ रहा हूं आपके पास एडिशनल। एडिशनल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंट ने एंट्री डाल दी या नहीं डाली? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं डाली तो आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री सीखी है हमने? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 5,000 5,000। अब आप एक पैटर्न देखेंगे कि मैं हर एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं आपको। आप समझ रहे हो? ट्रायल की एंट्री डल चुकी है, उसकी बात नहीं करी हमने। एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं डली तो मैं तो एंट्री सिखा रहा हूं आपको, और एंट्री से ही दो इफेक्ट आ जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या है? तो भैया अगर एसेट को डेबिट करोगे तो एसेट बढ़ाओगे नहीं क्या? जब मैं क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करूंगा तो जो चीज 3,000 की है वो 5 से और बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी ना बेटे। वो तो रही बात दूसरा ट्रेडिंग। आप इस एंट्री को ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में आपको बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखता हुआ नहीं दिख रहा? क्योंकि ये क्या मतलब निकल रहा है? ट्रेडिंग को क्रेडिट ही तो करना है, क्रेडिट ही तो कर रहा हूं 5,000 से। सेट है क्या नहीं आता? नेक्स्ट बताइएगा बच्चे। आउटस्टैंडिंग सैलरी के इफेक्ट्स याद मत करो। यार भी मैम याद करते हैं, क्योंकि मैडम को इस चैप्टर में जाना होता है, आपका यूटी होता है, आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं, ये सब नहीं चल रहा। समझ रहे हो? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि ना तो हमने 1,000 की लायबिलिटी रिकॉर्ड करी और ना ही खर्चा रिकॉर्ड करा, और अकाउंटेंट भूल गया है, और अगर भूल गया तो वो एंट्री डालेगा। क्या एंट्री डालेगा? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 1,000। और दिस एंट्री स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यू आर डेबिटिंग एन एक्सपेंस एंड यू आर क्रेडिटिंग अ लायबिलिटी। इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया है और लायबिलिटी कम हो गई, विच मीन्स आपकी सैलरी कितने से बढ़ गई बच्चे? 1,000, क्योंकि मैंने एक्सपेंस डेबिट करा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी और कितने से बढ़ गई लायबिलिटी मेरी? 1,000। यही है ना? ठीक है। नेक्स्ट, प्रीपेड का मतलब ये है कि हमने जो सैलरी का खर्चा था ना बच्चे 5,000 का, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि उस बंदे ने सारा खर्चे में डाल दिया। अब आप बोलोगे सर थोड़ा तो प्रीपेड है। पहली बात तो वो सैलरी का है, और अगर थोड़ा होता तो उसने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया होता। लेकिन मुद्दे की बात ये कितने का प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगर प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो प्रीपेड रिकॉर्ड करो, और काउंटर क्या कर दो? उस एक्सपेंस को कम कर दो। और इसका मतलब क्या हुआ? एक तो क्या बढ़ गया आपका, और दूसरा क्या हो गया? पीएनएल में कम हो गया। तो प्रीपेड सैलरी में इफ आई से, एक तो मेरा एसेट बढ़ गया 3,000 से, और दूसरा बच्चे क्या था? ये सैलरी माइनस कर दूंगा प्रीपेड के नाम से 3,000। क्यों कर रहा हूं? मैं फिर बोल रहा हूं, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट बताइएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या एंट्री डालूं मैं इसकी? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 505। रेंट आपने डेबिट करा, किधर ऐड करूं इसको? पीएनएल में। और आउटस्टैंडिंग क्या हो गया बच्चे? लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट 5। आप देख लीजिए, देयर टू सेट ऑफ थॉट्स। मैं हर एडजस्टमेंट पे एक एंट्री डाल के कन्विंस कर रहा हूं,
और ट्रायल आपका सिर्फ एक जगह जा रहा है, और जब आप इसको मैच करेंगे तो वो हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा जी? यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका 44,000 इधर आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 32,500। वेरी गुड। और यही नेट प्रॉफिट जब 32,500 आ जाएगा तो आप देख रहे होंगे ये मैच हो। सिंपल प्रोसेस चल रहा है। अननेसेसरी जो पुरानी बातें सारी हुई, जो सिंपल चीजें चल रही, कोई ऐसा इससे ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा फाइनल अकाउंट में। हाँ, पॉइंट अलग आ जाएंगे जिसके में जर्नल एंट्री सीखनी होगी, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, फ्री सैंपल्स हो गए, डेप्रिसिएशन हो गई, लेकिन दीज ये जो लॉजिक्स जो जा रहे हैं इसी को स्ट्रेंथन करो। बताइए, क्लियर है बच्चे? चलिए, तो यहां तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरीके से 3-4 एडजस्टमेंट्स और चलेंगे। ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 बहुत